तो आज हम लोग कक्षा 12 मैथ का चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट करेंगे, जिसमें कि परीक्षा की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2025 में परीक्षा होगी उसके लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 अपकलज के अनुप्रयोग का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो भी लिए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को करना है सभी प्रश्न को, और इसके साथ साथ NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं, NCERT के जितने भी क्वेश्चन है सभी को करना है। ठीक है, उनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो ले लिए हैं, लेकिन NCERT को छोड़ना नहीं है, उसके सभी प्रश्न आप लोगों को हल करना है। ठीक है, अच्छे से। तो पहला प्रश्न ये जो दिया है हमें, ये दिया एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है जिसका आयतन बढ़ रहा है कितनी दर से? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जब आयतन बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ रहा होगा, लेकिन किस दर से बढ़ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमें बताना है, जबकि इसके किनारे की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, किनारे की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, जो किनारा है उसको मान लेंगे, कोई नाम दे देंगे। ठीक है, माना घन का किनारा हो गया अपना, मान लिया हमने कितना? A सेंटीमीटर है शुरुआत में। घन का किनारा कितना है? A सेंटीमीटर। ठीक है, घन का किनारा A सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि आयतन बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। आयतन क्या होता है? V। तो आयतन V में परिवर्तन हो रहा है d/dt किसके सापेक्ष? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। सेकंड क्या होता है? समय। समय मतलब t के सापेक्ष, यानी समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो dV/dt बराबर दिया है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये हमें दिया है इतना कि आयतन में जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष है कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, चूंकि घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है अपना फॉर्मूला वो होता है V बराबर AQ, भुजा क्यू घन का आयतन। ठीक है, तो इसका हम कर देंगे dV/dt दिया तो हम t यानी समय के सापेक्ष ही कर देंगे इसका अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। जो हमें दिया होता है उससे मान निकालना जरूरी है, मान निकालना पड़ता है। तो v का अवकलन किया हमें समय के सापेक्ष, तो ये a है, इसका भी अपन समाकलन किया है, अवकलन किया किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, लेकिन ये t तो है नहीं, ये है a। तो इसका तो हो जाएगा 3a², जैसे a की पावर n लगा देंगे, a की पावर n, यानी x की पावर n क्या होता है? n × x की पावर n-1। तो इसको t मान लिया, तो 3 मतलब पावर आगे आ गई है और a और पावर में से घट गया, लेकिन ये t नहीं था, ये क्या था? a। इसको हमने t माना था तो इसका दोबारा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? dA/dt। ऐसा dV/dt कितना दिया? 8, वो हम इधर रख देंगे इसमें। ठीक है, 8, और ये 3a² इंटू dA/dt। ठीक है, तो इधर से हम dA/dt का मान निकालना है हमें। तो ये जो गुणा में है वो सब कहाँ आ जाएगा? बटे में। 8/3a² बराबर dA/dt। ये हमने एक मान निकाल लिया dA/dt का। ठीक है, इसके बाद अब हमें बताना क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताना है हमें। ठीक है, तो चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा², और क्षेत्रफल को हम S से मान लेते हैं तो 6 × भुजा²। ठीक है, इसमें भी हमें समय के सापेक्ष ही परिवर्तन निकालना पड़ेगा, तो हम इसका कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अवकलन करेंगे तो ये बनेगा ds/dt, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12a, इसको t माना है तो इसका दोबारा होगा dA/dt, और 6 दूनी 12a इसका हो गया ds/dt। अच्छा, इसमें हमें जो ज्ञात करना था वो और लिखना है, इसमें इधर लिख लेंगे हम, ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, जबकि भुजा कितनी है अपनी? जबकि भुजा है कितनी? 12 सेंटीमीटर। ये हमें ज्ञात करना है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है,
तो ds/dt ज्ञात करना था, तो 12 इंटू ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ये इधर रख देंगे। ठीक है, 12 ए तो इससे आ गया, लेकिन ए का मान 12 है भुजा, और dA/dt ये आ गया था 8/3a²। ठीक है, ये आ गया था अपना। तो ds/dt बराबर 12 × 12 × 8 और बटे में 3 इंटू ए का मान कितना है, फिर से 12 रखना है, और वर्ग है तो 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया। तो अपना जो ds/dt पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो आई है 8/3 आई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वर्ग में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, मात्रक लिखना जरूरी है इसका। तो ये अपना क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई है, ये 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो प्रश्न नंबर 2 जो हमें दिया है, एक आयत की लंबाई x, लंबाई क्या है x, जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। इसकी जो लंबाई है x, लंबाई क्या है x, वो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई जो है y, वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, लंबाई घट रही है और चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। दो चीज़ें दी हैं, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो, यानी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, और y बराबर 6 सेंटीमीटर यानी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तब। ठीक है, जब लंबाई 8 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 6, तब आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर बताना है और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है हमें। ठीक है, दो चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या क्या है हमें वो लिख लेंगे। दिया है जो आयत की लंबाई है x, उसमें परिवर्तन तो हो रहा है किसके सापेक्ष, मिनट यानी समय के सापेक्ष। तो x में जो परिवर्तन हो रहा वो t के सापेक्ष हो रहा है, वो भी कितना 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लेकिन ये हो क्या रहा है, मिनट से घट रहा है। जहाँ घटना लिखा हो वहाँ हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, उससे ये पता चल जाएगा कि ये घट रहा है, लंबाई इसकी जो है वो घट रही है। और क्या दिया है, और हमें चौड़ाई dy में परिवर्तन दिया है, dy/dt, dy/dt कितना दिया 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये भी समय के सापेक्ष, लेकिन ये बढ़ रही है तो ये प्लस का रहेगा। ये दो मान हमें दिए हुए हैं। ठीक है, आयत में, ये जो आयत होता है अपना, छोटा सा बना लेते हैं इधर आयत, ये लंबाई इसकी x है और चौड़ाई कितनी है y है। ठीक है, अब पहला जो सवाल हमें दिया है, परिमाप में परिवर्तन की दर बताना है। तो आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। तो परिमाप को हम किसी से भी मान सकते हैं, c से मान लो। आयत का जो परिमाप है, जो परिमाप को हमने मान लिया c है। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें हमें परिवर्तन की दर बताना है, यानी dc/dt बताना है, समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो हमने इसका कर दिया पूरे का t के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये जो परिमाप का फॉर्मूला है c बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका हमने कर दिया t के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि ये t वाले मान दिए हैं। तो 2 इंटू, ये t तो है नहीं, x है, तो इस x का भी t के सापेक्ष हो जाएगा dx/dt, प्लस ये भी हो जाएगा dy/dt, दोनों का ये हो गया। ठीक है, 2 इंटू dx/dt दिया -5, dy/dt दिया +4, ये मान रख दिए। 2 इंटू अंदर बचा -1, -2 एकम 2, यानी dc/dt आ गया -2। परिमाप है तो सेंटीमीटर प्रति मिनट, और ये माइनस में है तो ये घट रहा है, तो हम लिखेंगे अतः परिमाप, क्या लिखेंगे, अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। परिमाप क्या हो रहा है इसका, घट रहा है, क्योंकि माइनस आ गया है। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर और बताना है।
ठीक है, तो इधर बगल में कर लेते हैं बी। क्षेत्रफल जो होता है आयत का, क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं ए से, ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई, यानी ये बन गया अपना पूरा एक्स वाई। इसका कर दो टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर इसमें लगेगा यू इंटू वी, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही वाई ऐसा ही और एक्स का अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी टी। क्योंकि टी के सापेक्ष हो रहा, लेकिन ये दोनों ही एक्स और वाई है, टी तो है नहीं, तो पहले तो ऐसे ही रहा, वाई का किया तो डी वाई अपॉन डी टी हो गया, फिर वाई ऐसे ही रहा, एक्स का किया डी एक्स अपॉन डी टी। तो एक्स का मान कितना है, लंबाई, एक्स का मान इधर रखने की ज़रूरत है, ये 8, और डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4, ठीक है, प्लस वाई का मान कितना है 6, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना है -5, ये इधर रख दिया। 8 चौको 32 प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30, ये रहा, तो ये बच गया 2, और प्लस का बचा है, और ये बचा क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो क्षेत्रफल इसका क्या है, क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्लस का आया, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न नंबर 3 जो हमें दिया है, वो दिया किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त, कोई उत्पाद किया, उसकी कितनी इकाई लेनी है x, ठीक है। x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx, कुल आय कितनी है rx, वो भी काय में है, रुपए में। rx रुपए में है, और rx बराबर दिया 13x² प्लस 26x प्लस 5 से प्राप्त होती है। इसकी जो कुल आय है वो इस समीकरण से प्राप्त होती है, फलन से प्राप्त होती है जो दिया है, ठीक है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है 7 है। तो हमें इसकी आय ज्ञात करनी है, सीमांत आय, जबकि x कितना रखना है 7, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, तो जो हमें rx बराबर दिया है 13x² प्लस 26x प्लस 5, ठीक है, इसका कर देंगे हम अवकलन। सो r डैश x बन जाएगा, और 13 दूनी 26x, और ये बचेगा केवल 26, और 5 का क्या हो जाएगा 0। फिर r डैश, और x का मान कितना रखना है 7, तो r डैश 7 बन जाएगा ये, और 26 गुणा 7 प्लस 26, ठीक है। तो r डैश 7 बराबर 26 गुणा 7 करेंगे तो आएगा 182 प्लस 26, ठीक है। r डैश 7 बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 208। तो इसकी सीमांत आय कितनी आ गई है 208 आ गई है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न 4 जो हमें दिया है f ऑफ x बराबर sin x से प्रदत्त फलन क्या दिया, f ऑफ x बराबर sin x से प्रदत्त फलन। फिर इसका प्रश्न नंबर ए दिया है हमें अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान, यानी ये जो फलन है वो अंतराल 0 से π/2 में कैसा है वर्धमान, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका हल स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x बराबर हमें दिया है sin x, अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश x बराबर sin x का क्या होता है cos x, ठीक है। sin x का हो गया cos x। अब इसको अगर देखा जाए तो ये चतुर्थांश बनाएंगे 0, और ये π/2, और ये पाई, और ये 3π/2, ये होते हैं cos x अंतराल कितना दिया 0 से π/2, यानी 0 से π/2, केवल हमें प्रथम चतुर्थांश की बात करनी है इसमें। 0 से π/2 वाला अंतराल कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश 0 से π/2। इसमें जो फलन f डैश x आया cos x, ये प्लस का होता है कि माइनस का, तो इसमें तो सभी प्लस के होते हैं, cos भी प्लस का होगा इसमें सभी प्लस के होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, इसमें टेन और कॉट प्लस का होता है, और इसमें कॉस और सेक प्लस का होता है। पहले में तो सभी प्लस के हैं तो कॉस भी प्लस का होगा,
यानी ये वर्धमान होगा इस अंतराल में, होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कॉस क्या है, प्लस का है इस अंतराल में 0 से π/2 में। तो हम लिखेंगे चूंकि 0, π/2 में f'(x) धनात्मक है। कैसा है, धनात्मक है, धनात्मक है, इसलिए अंतराल, ऐसा लिख देंगे, इसलिए अंतराल 0 से π/2 में फलन कैसा है, फलन वर्धमान है, फलन अपना है वर्धमान है इस अंतराल में। ठीक है, अगला देखते हैं इसका। तो इसी का जो बी पार्ट दिया है वो दिया है अंतराल π/2 से पाई में फलन कैसा है, ह्रासमान है, यानी ये जो फलन है वो ह्रासमान है, ये हमें सिद्ध करना है। कौन से अंतराल में, π/2 से पाई में। तो ये देखो π/2 से पाई, π/2 से पाई में इधर साइन और कॉस एक प्लस के हैं, यानी कॉस का होगा, कॉस इसमें होगा माइनस का। जब इसमें कॉस माइनस का है कौन से अंतराल में, π/2 से पाई, π/2 से पाई में कॉस माइनस का है, तो ये ह्रासमान तो होगा ही होगा। तो इसमें लिख देंगे चूंकि π/2 से पाई में f'(x) ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए अंतराल π/2 से पाई में फलन ह्रासमान है। ठीक है, ये इसका बी पार्ट हो गया। सी और है इसका, सी देखते हैं। और अगला पार्ट जो इसका दिया है सी, सी पार्ट में इसने पूछा है कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, यानी ये जो फलन है उसका अंतराल अगर हम 0 से पाई ले लेंगे तो उस अंतराल में ना तो ये वर्धमान होगा और ना ह्रासमान होगा। तो ऐसी स्थिति कब बनती है, जब बनती है जब चिन्ह प्लस का भी आ रहा हो और माइनस का भी। तो अंतराल देखो क्या दिया, 0 से पाई, ये 0 है, और ऐसे चलते चले जाओ तो ये क्या है, पाई है, यानी ये पूरा अंतराल ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस अंतराल में तो कॉस के चिन्ह बदल रहे हैं, इधर कॉस प्लस का होता है, इधर कॉस माइनस का होता है। तो जब दोनों चिन्ह आ रहे होते हैं तो फलन ना तो वर्धमान होता है और ना ही ह्रासमान होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, चूंकि अंतराल 0 से π/2 में, 0 से π/2 में f'(x) कैसा था, धनात्मक, तथा अंतराल π/2 से पाई में, इतने से इतने में, 0 से पाई में प्लस का और π/2 से पाई में माइनस का, अंतराल π/2 से पाई में f'(x) कैसा है, ऋणात्मक है, यानी दो चिन्ह में लगाए। जब धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक दोनों में लगाए हैं, अतः है पूरा अंतराल 0 से पाई तक, 0 से पाई में फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को इस तरीके से करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 5 जो हमें दिया है वो लिखा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए, मतलब वो अंतराल हमें ज्ञात करना है जिसमें फलन f(x) 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। यानी ये जो फलन है उसको हमें ये बताना है कि कौन से अंतराल में ये वर्धमान है और कौन से अंतराल में कैसा है, ह्रासमान है। कौन सा फलन, ये वाला, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, तो हल स्टार्ट करते हैं। हमें फलन दिया है f(x) बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7। इसका कर दो अवकलन, तो f'(x) बराबर 3 दूनी 6 और पावर 1 कम हो जाएगी, फिर 3 दूनी 6x और -36, ये इसका अवकलन हो गया। f'(x) बराबर 6 इसमें कॉमन है, कॉमन ले लो, x² -x -6 36। f'(x) बराबर 6
और इसके गुणनखंड करो, गुणा करने पे 6 और घटाने पे बचे 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ऐसा। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसमें कॉमन लो x, तो बचेगा x माइनस 3 और प्लस का 2 कॉमन लो तो बचेगा x माइनस 3। एफ डैश एक्स बराबर 6, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 और एक में आ गया x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2 दो मिल गए। अब हम निकाल लेंगे इसकी क्रांतिक बिंदु। ठीक है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदुओं के लिए माना जो हमारा अवकलन होता है वो किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर मान लिया तो ये अपना एफ डैश एक्स ये है पूरा 6 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। 6 तो गुणा से बटे में पहुँच के 0 बन जाएगा, लेकिन दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 मानेंगे तो एक्स माइनस 3 बराबर 0 मानेंगे और एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो इधर से x का मान प्लस 3, इधर से x का मान कितना आएगा माइनस 2, यानी x के कितने मान मिल गए हमें, 2 मान मिल गए हैं। संख्या रेखा बनाएंगे तो माइनस अनंत प्लस अनंत, ये माइनस 2 पहले आएगा, फिर कितना आएगा प्लस का 3, ये अंतराल मिले हमें। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये देखना है कि इस अंतराल में प्लस आ रहा कि इस अंतराल में आ रहा, कहाँ प्लस आ रहा कहाँ माइनस आ रहा। तो माइनस 2 के पहले की संख्या माइनस 3 होगी, इधर की माइनस 3 इसमें रख के देखो तो माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस आएगा इधर, और माइनस 3 प्लस 2 इधर माइनस 1 आएगा। जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा और इधर क्या आएगा प्लस आएगा। ऐसे अल्टरनेट चलते हैं ये। ठीक है, अल्टरनेट इस तरीके से चलेंगे, क्योंकि इनमें वर्ग नहीं लगा होगा, वर्ग लगा होगा तो सब मान रख के देख लेना। ठीक है, और माइनस 2 और प्लस 3 के बीच की रख के देखोगे तो इधर माइनस का ही चिन्ह मिलेगा। तो अंतराल हमें मिल गए हैं और ये भी पता चल गया कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अंतराल माइनस अनंत से माइनस 2 में फलन यानी एफ डैश एक्स कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसमें ऐसा, इसमें कैसा है धनात्मक है, सॉरी ऋणात्मक नहीं, एफ डैश एक्स कैसा है माइनस अनंत से माइनस 2 में धनात्मक, धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है। अतः अंतराल 0 माइनस अनंत से माइनस 2 में फलन कैसा है, वर्धमान है अपना, कैसा है वर्धमान है। ठीक है, और इसमें भी प्लस मिला है तो ये वर्धमान ए पार्ट हो जाएगा अपना ए, इतने अंतराल में, और तथा 3 से अनंत में एफ डैश एक्स कैसा है धनात्मक है। तो 3 से अनंत में भी फलन कैसा है वर्धमान है। इन दोनों अंतरालों में फलन कैसा है वर्धमान है। ये तो अपना हो गया पार्ट 1। ठीक है, इनमें फलन कैसा है अपना वर्धमान है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंतराल जो अपना है वो यूनियन लगा के भी लिख सकते हैं, माइनस अनंत से माइनस 2 यूनियन माइनस अनंत से 3 से कितना 3 से अनंत में वर्धमान है। इसको इस तरीके से भी लिख दो या ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से लिखना था। और निरंतर शब्द का उपयोग इसमें हुआ है तो निरंतर के लिए हमें ब्रैकेट बड़ा लगाना पड़ता है। इधर अनंत में तो छोटा ही लगेगा लेकिन इधर बड़ा लगाएंगे, लेकिन निरंतर वाले सवाल जो है वो अपने हट चुके हैं, केवल वर्धमान या ह्रासमान पूछेगा, निरंतर नहीं रहेगा, तो छोटे ब्रैकेट से काम इसमें चल जाएगा। ठीक है, और अब इसका बी पार्ट में हम लिखेंगे अंतराल -2 से 3 में एफ डैश एक्स कैसा है ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अतः -2 से 3 में फलन कैसा है ह्रासमान है।
ह्रासमान है। निरंतर अगर लगाना है तो इधर ब्रैकेट बड़े लगाने पड़ेंगे दोनों में। इधर निरंतर लगाना है, जैसा कि सवाल में लिखा निरंतर वर्धमान। अगर निरंतर वर्धमान लिखना है तो अनंत पे तो छोटे लगेगा, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा देना, और जहाँ जहाँ मतलब अंक आए हैं वहाँ बड़ा ब्रैकेट, जहाँ अनंत का उपयोग हुआ वहाँ छोटे ही रहेगा, इधर बड़ा लग जाएगा ऐसे। इसमें अगर निरंतर लगाना है तो दोनों में लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ अंक हैं, अनंत तो है नहीं, इधर भी लगेगा और इधर भी बड़ा ब्रैकेट, तो निरंतर लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें इस तरीके से करना था, 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न नंबर 6 जो हमें दिया हुआ है वो दिया है, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। थीटा का एक वर्धमान फलन है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है वो वर्धमान फलन है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो देखते हैं इसको, हम लिखेंगे दिया है y बराबर 4 sin थीटा 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे कि 4 तो ले लेंगे बाहर, तो बचेगा साइन थीटा बटे में 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस में थीटा। अब कर देंगे हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन। सो वाई डैश बन जाएगा 4 बाहर, इसमें लगेगा u अपॉन वी, अवकलन वाला u अपॉन वी होता है, तो u अपॉन वी जो नीचे लिखा है इसका तो करते हैं वर्ग, तो वर्ग हो जाएगा, और फिर जो नीचे लिखा है उसको एक बार ऐसे लिख देते हैं 2 प्लस कॉस थीटा। फिर जो ऊपर लिखा है उसका करते हैं अवकलन, डी अपॉन डी थीटा का हो गया साइन थीटा का, फिर माइनस जो ऊपर लिखा उसको ऐसे लिखेंगे और डी अपॉन डी थीटा करेंगे जो नीचे लिखा था 2 प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, और इसके बाद माइनस थीटा का तो अपना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया। तो वाई डैश बराबर 4 और ये अपना हो गया 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही, और साइन थीटा का क्या होता है अवकलन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे ही, 2 का हो जाएगा 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। वाई डैश बराबर 4, कॉस थीटा का अंदर गुणा करो तो 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। वाई डैश बराबर 4, 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्व समय का से हो जाएगा 1, और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद हमें करना है वाई डैश बराबर 4 का अंदर गुणा कर दो, 4 दूनी 8 कॉस थीटा माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4 और बटे में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है अपना 1 है। अब 1 के नीचे एक मान के ले लो एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा पूरा आएगा अपना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया तो बचा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 1 है बटे में, तो इस पूरे का गुणा 1 में हो जाएगा, सो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये बन गया। वाई डैश बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो तो 2 का वर्ग 4 माइनस का गुणा होता जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 दूनी 4 कॉस थीटा और बटे में भी इसका होल स्क्वायर या ऐसे ही छोड़ दो इसको 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वाई डैश बराबर जो अपना आया
8 cos थीटा और माइनस का 4 cos थीटा, तो बचेगा प्लस का 4 cos थीटा। ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 कट गए और माइनस का क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा ये बचा, और बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये बचा। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसमें से cos थीटा हम ले सकते हैं कॉमन, सो 4 माइनस cos थीटा बचेगा और बटे में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, इतना ही हल कर लिया हमने। अब इसमें हमें देखना है चिन्ह। ठीक है, तो चिन्ह देखते हैं हम। ये ठीक है, इस पे हम पहले तो बना लेते हैं चतुर्थांश अपना पूरा। ये बन गया। ठीक है, ये 0, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2, इसमें होते हैं सभी प्लस के। ठीक है, और अंतराल हमसे इतना ही पूछा है, केवल 0 से π/2 ये दिया, अंतराल 0 से π/2 में ही पूछा है, तो हम 0 से π/2 तक ही बना लिया। और इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब cos भी प्लस का होगा, cos भी प्लस का होगा। अब इसमें कोई भी मान रख लो 0 से लेके π/2 तक का, 0 से 90 तक का इधर रखेंगे तो प्लस का मान आएगा। फिर 4 माइनस 0 से 90 तक में cos थीटा का मान 4 से बड़ा तो होता नहीं है, 4 से छोटा ही होगा हमेशा 0 से π/2 में, यानी 0 से 90 में cos के मान हमेशा 4 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो जब 4 से छोटा होगा तो इधर भी प्लस का मान बचेगा घटाने पे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और बटे में तो वर्ग है तो ये भी प्लस, तो कुल मिलाकर सभी प्लस के आएंगे इधर, कुल मिलाकर सभी कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे इस अंतराल में। तो हम लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे चूंकि 0 से π/2 में, 0 से π/2 में f डैश x धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक है, इसलिए अंतराल 0 से π/2 में फलन अपना कैसा है, वर्धमान है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था इसको इस तरीके से पूरा हल करना था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 जो हमें दिया है, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 में फलन f ऑफ x बराबर x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, प्रदत्त वर्धमान फलन है। यानी ये जो फलन है वो वर्धमान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वर्धमान, वो भी किस अंतराल में, 1 से 2 में। तो a का ऐसा मान बताना है हमें, a का मान ज्ञात कीजिए, a का ऐसा मान बताना है जिसको हम इधर रख देंगे तो ये पूरा फलन कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। कौन से अंतराल में, 1 से 2 में, हमें ऐसा a का मान बताना है। ठीक है, तो हल स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x बराबर हमें जो दिया है वो दिया x² प्लस ax प्लस 1, इसका कर दो अवकलन तो ये बन जाएगा f डैश x बराबर 2x प्लस a, 2x प्लस a बन जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार x बिलोंग्स टू 1 से 2 में फलन कैसा है, वर्धमान है, फलन अपना वर्धमान है, ये हमें दिया है। प्रश्न अनुसार x बिलोंग्स टू 1 से 2 में, मतलब अंतराल 1 से 2 में फलन वर्धमान है। वर्धमान अगर है, वर्धमान है कितने अंतराल में, 1 से 2 में, इसका मतलब x का जो मान होगा, यानी x का मान ही निकालते हैं वर्धमान के लिए, फलन में जो x का मान होगा, ये जो x का मान होगा वो 1 से 2 के बीच में होगा, ऐसा मान लें, ऐसा हो जाएगा। x का मान 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। अब ये x में हमें इधर इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा, x के साथ 2 और है तो हम 2 से पूरे में गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 का गुणा x में 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद 2x के साथ a और है तो हम a पूरे में जोड़ देंगे, सो 2 प्लस a और 2x प्लस a
और 4 प्लस ए। ठीक है, न्यूनतम मान चाहिए हमें, कैसा चाहिए है, ए का न्यूनतम मान, मतलब ए का जो मान है वो छोटे से छोटा मान चाहिए हमें, कैसा चाहिए, न्यूनतम मान का मतलब होता है कम से कम क्या रख सकते हैं, तो न्यूनतम मान में हमें ए का मान 0 से बड़ा होगा, कैसा होगा, 0 से बड़ा। तो न्यूनतम मान के लिए जो 2 प्लस ए है वो 0 से हमें कैसा लेना पड़ेगा, बड़ा, न्यूनतम मान के लिए। ए का मान क्या रखें कि फलन न्यूनतम हो जाए, तो 2 प्लस ए में इसको हम 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बड़ा है और ये माइनस का 2, तो ए का न्यूनतम मान क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये इसका कैसा होगा, न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान के लिए। तो इसको इस तरीके से करना था हल। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न नंबर 8 जो हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि जो फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स बराबर ई पर कैसा है, उच्चतम है। ठीक है, तो हल स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, लॉग एक्स बटे एक्स, इसका हम कर देंगे अपकलन एफ डैश एक्स बराबर क्या आएगा, यू अपन वी लगेगा इसमें, जो बटे में है इसका स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखना है। फिर डी अपन डी एक्स का होता है लॉग एक्स का, फिर माइनस लॉग एक्स ऐसे ही, और डी अपन डी एक्स का एक्स का। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बराबर एक्स गुणा लॉग एक्स का अपकलन 1 अपन एक्स माइनस लॉग एक्स और एक्स का अपकलन 1 और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कट गया, तो एफ डैश एक्स जो आया वो आ गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये 1 बचा माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब हम लिखेंगे उच्चतम या न्यूनतम के लिए, उच्चतम या न्यूनतम के लिए माना एफ डैश एक्स बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स बराबर 0। ठीक, ये एक्स बटे से गुणा में जाके क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर क्या आ गया 0। उसके बाद लॉग एक्स उधर जाएगा तो 1 बराबर लॉग एक्स, यानी ये जो अपना आ गया वो लॉग एक्स बराबर क्या आ गया 1। लॉग एक्स बराबर लॉग के पदों में लॉग ई का मान होता है 1, लॉग ई का मान क्या होता है 1। ठीक है, इधर से एक्स बराबर क्या आ गया, ई आ गया, यानी ये एक्स बराबर ई पर अपना कैसा है फलन, एक्स का मान आ गया ई इधर से। ठीक है, अब इसका हम, ठीक है, प्रथम अपकलन से हमें ये पता चल गया कि ये एक्स का मान ई दिया था वो ठीक है, एक्स बराबर ई, इसी पे हमें क्या करना है, जांच करना है कि ये जो फलन है वो उच्चतम है या निम्नतम है। ठीक है, तो एक तरीका देखा था, एक तो ये प्रथम समाकलन विधि हो गई है, इसमें फिर संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, उससे चेक करना पड़ेगा इस अंतराल में कहाँ ये प्लस का है कहाँ माइनस का, तो वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी क्योंकि ये ए बिंदु दिया। तो हम डबल अपकलन द्वितीय अपकलन विधि लगा लेंगे, यानी एक बार जो अपकलन कर चुके हैं उसका दोबारा अपकलन करेंगे। समीकरण 1 का, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 का पुनः एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे। द्वितीय अपकलन में ये मान रख के देख लेंगे। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अपकलन, तो एफ डैश एक्स जो हमें दिया हुआ था वो था 1 माइनस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से ये दिया है। इसका दोबारा अपकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स बराबर ये लग जाएगा यू अपॉन वी, तो बटे में जो संख्या लिखी है उसका वर्ग, एक्स स्क्वायर लिखा उसका वर्ग, फिर बटे की संख्या ऐसी, और डी अपॉन डी एक्स ऊपर जो लिखा है 1 माइनस लॉग एक्स उसका अपकलन, फिर ऊपर की संख्या ऐसी 1 माइनस लॉग एक्स
और डी अपॉन डी एक्स क्या का होगा, जो बटे में लिखा, क्या लिखा बटे में, एक्स स्क्वायर इसका, ठीक है, ऐसा बन जाता है। तो ये आ गया एफ डबल डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 का 0 माइनस लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, ये ऐसे ही, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है, और बटे में एक्स की पावर 2 दूनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन लोग पहुँच चुके थे, एफ डबल डैश एक्स बराबर, यहाँ तक हो गया एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स 2x अपॉन एक्स की पावर 4। इसको सिंपल हल करना है, एफ डबल डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस का, और इसमें पहले तो माइनस बाहर रहने दो, 2x का गुणा करो तो 2x एकम 2x माइनस 2x का गुणा एक्स लॉग एक्स में 2x लॉग एक्स, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स कट गया और बटे में कितना है, एक्स की पावर 4। तो एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया माइनस एक्स, ये बच गया, और ये माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 2x लॉग एक्स, ऐसा बन गया, और बटे में एक्स की पावर 4। एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस 2x माइनस एक्स कितनी होगा, माइनस की 3x प्लस 2x लॉग एक्स बटे में एक्स की पावर 4, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स बराबर एक्स कॉमन ले लो इसमें से, तो बचेगा -3 प्लस 2 लॉग एक्स और बटे में एक्स की पावर 4। एक एक्स से एक एक्स कट गया, तो कितने बचेंगे, 3। एफ डबल डैश एक्स बराबर आ गया -3 प्लस 2 लॉग एक्स बटे एक्स की पावर 3। ये अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब हम एफ डबल डैश ई पर चेक करना चाह रहे हैं, तो एफ डबल डैश ई बराबर -3 प्लस 2 लॉग ई बटे ई की पावर कितनी, 3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ई की पावर 3, जब हम ई की पावर, इधर ई आ गया है और ई का मान जो होता है 2.73 ये अपना ई का मान होता है, ठीक है। तो ये इधर, अब देखो 2.73 इधर रखो, 2.73 इधर रखेंगे हम इधर, तो इधर इसकी जगह पे 2 लॉग ई का मान 2.73, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब इधर हम मान रख देंगे लॉग 2.73 और ई की पावर 3, इसका भी इधर क्या करेंगे क्यूब, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जो मान आएगा, ये अपना मान 3 से छोटा ही रहेगा, तो घटाने पर माइनस का ही बचेगा, ठीक है। घटाने पर क्या बचेगा, माइनस का ही बचेगा, माइनस का बचेगा, ये अपना ऋणात्मक रहेगा। तो ऋणात्मक अगर है तो डबल अपकलन विधि में क्या होता है, उल्टा, ऋणात्मक है तो उच्चतम मान होता है। तो हम लिखेंगे चूंकि एफ डबल डैश ई, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डबल डैश ई ऋणात्मक है, ऋणात्मक है इसलिए एक्स बराबर ई पर फलन कैसा है, फलन अपना उच्चतम है, उच्चतम है, इधर से अपन को ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, ठीक है। ऋणात्मक मान प्राप्त होगा कैसे, इधर, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न हो गया, ऐसे ही करना था इसको। अगला देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न नंबर 9 जो हमें दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बताना है। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लिया, तो वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर हमें बताना है, जिसकी परिवर्तन की दर वो भी बताना है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष बताना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष बताना है, जबकि त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर बतानी है हमें, वो भी किसकी, त्रिज्या के सापेक्ष, जबकि r कितना है अपना 5 सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करना है इतना, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम कर देंगे r के सापेक्ष अपकलन, क्योंकि r के सापेक्ष ही बताना है। तो dA अपॉन dr बराबर पाई अचर राशि है और r के सापेक्ष किया, ये भी r है, तो r स्क्वायर का इंटू 2r हो जाएगा।
तो ये डी ए अपॉन डी आर बराबर बन गया 2 पाई आर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी आर तो हमें ज्ञात ही करना है, वो भी कब, जब त्रिज्या 5 है। तो 2 पाई इंटू त्रिज्या का मान 5 रख दो इसमें, तो ये अपना आ जाएगा 5 दूनी 10 पाई। और क्षेत्रफल है और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति त्रिज्या कायम होती है सेंटीमीटर में, तो परिवर्तन की दर आ गई 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का जो शंकु है उसका दिए आयतन के लंबवृत्तीय सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का एक शंकु है, उसका दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ का एक शंकु है, उसका अगर आयतन हमें दिया है, न्यूनतम पृष्ठ का एक शंकु है, उसका आयतन हमें दिया है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की कैसी होती है, √2 गुनी होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये बहुत बार 5 नंबर में या 8 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान से समझना है। तो ये हमने एक शंकु बना लिया, ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या ऊंचाई होती है L, और ये होती है इसकी त्रिज्या R। ठीक है, अब हम इसका आयतन मान लेते हैं, क्या है सिद्ध, हमें क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है इसमें कि जो इसकी ऊंचाई है H वो आधार की त्रिज्या R की √2 गुनी होती है, यानी H बराबर R √2 हमें ये सिद्ध करना है इसमें। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो माना आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई r² H। बड़ा सवाल है तो ध्यान से समझते जाना है। ठीक है, अब ये 3 का गुणाकार इधर हो जाएगा, तो ये 3b बराबर पाई r² H हो जाएगा। ठीक है, पाई r² H, पाई को भी इधर भेज दो, तो 3b अपॉन पाई बराबर r² H। ये सब अचर राशियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो हमें समझ, ये जो अचर मान है इसको मान लेंगे कि ये पूरा जो मान है 3b अपॉन पाई, ये एक कोई कांस्टेंट मान लेंगे k, उसके बराबर है, इसको मान लिया। तो ये इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो k बराबर r² H, k बराबर r² H। और अगर हम इधर से H का मान निकालना चाहें तो r आ जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो k अपन r² H का मान आ गया इधर से। ठीक है, इसके बाद अब हमें माना पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिए आयतन, जो दिया होता है उससे तो हमने मान निकाल लिया, आयतन दिया था पहले, इसी को हल कर लिया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर पाई r L, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r L। ठीक है, तो S बराबर पाई r, और L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √h² प्लस r², ये होता है। ठीक है, तो ये S बराबर पाई r अंडर रूट में h का मान ये पूरा है k अपॉन r², h की जगह पे रखेंगे k अपॉन r², तो h का वर्ग है तो k का भी वर्ग हो जाएगा, बटे r की पावर 2 पहले से है, 2 ये पावर इससे आएगी, तो कितनी हो जाएगी, r की पावर 4, और प्लस में क्या है r², ये है। ठीक है, अंदर एलसीएम ले लो, तो पाई r, और अंदर एलसीएम आ जाएगा r की पावर 4, तो k² प्लस r की पावर कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, एक मान के एलसीएम लिया, तो s बराबर
पाई आर, और आर की पावर 4 है, अंडर रूट में बाहर आके कितनी बचेगी, आर की पावर 2, और अंडर रूट में बचा के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6। एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एस बराबर पाई अपॉन आर और अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, ये आ गया। ठीक है, और आर एक बचा तो इसको अंदर भेज दो, क्योंकि आर एक अचर राशि नहीं है, तो अपकलन करेंगे तो उसका साथ में करना पड़ेगा, तो के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 और अंदर जाके बन जाएगा आर स्क्वायर। अब हम कर देंगे इसका अवकलन। ठीक है, तो नए पेज पर करते हैं, तो हमें जो प्राप्त हो गया है वो हो गया एस बराबर पाई और अंडर रूट में के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6 और अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, आर स्क्वायर अंदर आ रहा है, ये अगर अंदर ना करके इसको बाहर रहने दें अंडर रूट के, तो केवल आर रहेगा, क्योंकि अंदर जाके आर स्क्वायर बनेगा ना, बाहर तो आर ही रहेगा, तो आर ही रहने दो इसको, आर स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं, ये पूरा अपना बाहर है, आर बटे में ही है, जैसे इधर था ऐसे ही इधर है। ठीक है, अब कर देंगे इसका हम क्या, अपकलन, वो भी आर के सापेक्ष, तो ये बनेगा अपना डी एस अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष अपकलन, पाई अचर राशि है, बाहर रहेगा, यू अपॉन वी लगाओ, तो जो बटे में है उसका हो जाएगा वर्ग, और बटे वाला मान ऐसा ही, फिर डी अपॉन डी आर हो जाएगा अंडर रूट वाले मान का के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6। ठीक है, माइनस फिर अंडर रूट वाला मान ऐसे ही, और डी अपॉन डी आर हो जाएगा काय का, बटे में क्या था, आर का। ठीक है, ये हो गया, तो डी एस अपॉन डी आर बराबर पाई और ये आर। ठीक है, और अगर इसकी अंडर रूट हटाओ तो पावर क्या लगेगी, 1/2, तो जब अपकलन करेंगे तो एक्स की पावर एन यानी एन आगे आ जाएगा, और के स्क्वायर आर की पावर 6 की पावर में से 1 घट जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, और इनटू डी अपॉन डी आर किसका होगा, जो अंदर लिखा है पूरे का, क्योंकि इसको एक्स माना था, के आर माना था इस पूरे को, तो के स्क्वायर और आर की पावर 6 का दोबारा होगा, माइनस फिर ये ऐसा ही के स्क्वायर आर की पावर 6 और आर का हो जाएगा 1 और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डी एस अपॉन डी आर बराबर पाई और ये आर बटे 2 और ये बचा के स्क्वायर आर की पावर 6 की पावर होल पावर माइनस 1/2 इंटू के स्क्वायर का 0, आर की पावर 6 का हो जाएगा 6 आर की पावर 5 माइनस अंडर रूट में के स्क्वायर आर की पावर 6 और बट्टे में आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये बन जाएगा अब अपना डी एस अपॉन डी आर बराबर पाई और आर बटे 2, ये पावर माइनस में है, बटे में आ जाएगी तो काय की बन जाएगी, प्लस की, और जब प्लस का 1/2 बन जाएगा तो अंडर रूट लगा सकते हैं, अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6 और ऊपर क्या लिखा है 6 आर की पावर 5 और लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, ये ऊपर ये बटे में आके अंडर रूट और माइनस अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6 पूरी के बटे में आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी आर बराबर पाई और ये बन जाएगा 6 आर इंटू आर की पावर 5 आर की पावर 6 और इसको 2 से काट भी दो तो ये हो जाएगा अपना 2 तिया 6, तो 3 आर की पावर 6 और बटे में अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6, इसके बटे में 1 मान के भी एलसीएम लेना है,
और बटे में क्या है आर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें लेंगे लासा, तो ये ds/dr बराबर पाई, इसमें एक मान के लासा लिया तो अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6 एलसीएम में आएगा और ये आर स्क्वायर लासा के गुणा में पहुंच जाएगा। उसके बाद इससे ये कट गया तो बचा कितना 3r की पावर 6। आर स्क्वायर तो ये बाद में आया गुणा होके, पहले तो लासा लिया लेकिन ये आर स्क्वायर इसको गुणा में लिख दिया तो उसका गुणा ऊपर नहीं करना है। ठीक है, माइनस इसके बटे में 1 है तो ये पूरे अंडर रूट का गुणा इसमें हो जाएगा, सेम अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, केवल ये आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना आ जाएगा ये। तो ds/dr बराबर पाई और ये बचा 3r की पावर 6 माइनस के स्क्वायर और माइनस आर की पावर 6 और बटे में आर स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, ds/dr बराबर पाई और ये बचा 3r की पावर 6 में से 1 घटाओ तो 2r की पावर 6 माइनस के स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, जितना आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। ठीक है, मतलब उच्चतम या निम्नतम के लिए करेंगे तो उच्चतम या निम्नतम के लिए। ठीक है, इसके लिए करेंगे तो हम क्या मानते हैं, जो अवकलन किया ds/dr वो 0 के बराबर है, तो ये पूरे के बराबर 0 आ जाएगा। पाई 2r की पावर 6 माइनस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। तो ये बटे से गुणा में जाके 0, ये पाई गुणा से बटे में जाके 0, कुल मिलाकर बचा 2r की पावर 6 माइनस के स्क्वायर बराबर 0। तो 2r की पावर 6 बराबर क्या आ गया के स्क्वायर, तो r की पावर 6 बराबर के स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो अपन को जो लास्ट में प्राप्त हुआ वो ये हुआ, ये है r की पावर 6 बराबर के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, k का मान रख देंगे, k का मान यहाँ से निकाल के k का मान हो जाएगा k बराबर आर स्क्वायर इंटू एच। k का मान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच, इधर रख देंगे। ठीक है, तो इसी पे कर लेते हैं। जो r की पावर 6 बराबर हमें प्राप्त हुआ के स्क्वायर अपॉन 2 और r की पावर 6 बराबर k का मान यहाँ से निकाला तो h इंटू आर स्क्वायर, के का मान h इंटू ये लिखा है, के का मान h इंटू आर स्क्वायर, h इंटू आर स्क्वायर, h इंटू आर स्क्वायर, इसका वर्ग लग जाएगा क्योंकि k का वर्ग है। ठीक है, तो ये r की पावर 6 बराबर r की पावर 2 दूनी 4 और h स्क्वायर अपॉन 2, 4 पावर से 4 कट जाएंगी तो आर स्क्वायर बचेगा और h स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंची गुणा होगा तो 2r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और h का इधर वर्ग से अंडर रूट बनेगा तो अंडर रूट 2r स्क्वायर बराबर h, तो अंडर रूट 2 बचेगा, r का वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो r बराबर h। ठीक है, ये आ गया और यही हमें सिद्ध करना था। शुरुआत में लिखा था कि ऊंचाई जो है त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी है, तो ऊंचाई जो थी त्रिज्या की अंडर रूट 2 गुनी आ गई है। ठीक है, इसके बाद ये जो सिद्ध करना था वो तो हो गया, लेकिन अगर हम ये h का मान ds/dr वाले इस फलन में रखेंगे पूरे में, तो h का मान रख देंगे h की जगह पे, पहले तो k का मान रखेंगे इधर से, k का मान ये है आर स्क्वायर इंटू एच, के की जगह पे आर स्क्वायर इंटू एच रखेंगे
फिर h का मान ये वाला h की जगह पे रखेंगे, k का मान जब h के पदों में आ जाएगा तो h आ जाएगा इसमें, h का मान इसमें रख देंगे तो ये जो फलन है इसका चिन्ह प्लस से माइनस बदलेगा। ठीक है, तो चूंकि h बराबर √2 इंटू आर पर ds/dr का मान माइनस से प्लस बदल रहा है, इसलिए फलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। ठीक है, ऐसा लिख देना है। इसमें लिखा भी था न्यूनतम पृष्ठ का, तो ये पृष्ठ इसका कैसा है, न्यूनतम। ये सिद्ध करना था तो इसको पढ़ के ऐसा समझ के लिखना है। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न हल हो गया है। इस तरीके से करना था इसको, ये बड़ा प्रश्न था और ये प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते हैं 5 या 8 नंबर में। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, एक और प्रश्न है, इस बड़ा प्रश्न है वो भी पूछा जाता है, उसको और देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमें दिया है 11, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, यानी इसका पृष्ठ क्या है, दिया हुआ है, दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले, आयतन कैसा होगा उसका, महत्तम, अधिक से अधिक, महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। अर्धशीर्ष कोण मतलब शीर्ष पर बनने वाला आधा कोण। अर्धशीर्ष कोण का मतलब इसके शीर्ष पर ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या, ये त्रिज्यक ऊंचाई, ये h ऊंचाई, ये शीर्ष पे आधा कोण, अर्धशीर्ष कोण, ये जो होता है इसको हम लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण है अर्धशीर्ष कोण वो कितना होता है, साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो अर्धशीर्ष कोण है लैम्डा माना जिसको, या थीटा भी मान सकते हैं, वो साइन इनवर्स 1/3 होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या दिया है, दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होता है शंकु का, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा इसमें पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल वक्र पृष्ठ और पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर इधर ले आओ तो ये हो जाएगा S माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, ये हो गया। इधर से हम L का मान निकाल लेंगे तो S माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में L का मान निकालना है तो ये गुणा से आ जाएंगे पाई आर बटे में, ये अपना आ गया L का मान, त्रिज्यक ऊंचाई का मान। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये अपना समीकरण 1 है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो लिख लिया। उसके बाद हमें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और h का मान क्या होगा, तो चूंकि हमें पता है कि L बराबर होता है L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर है h का तो वर्ग से इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर h, ये h का मान इधर रख देंगे, h की जगह पे अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया। तो अब ये बन गया अपना इधर। इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट, L का मान समीकरण 1 से रख दो, L का मान है S माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर और L का है वर्ग सो इसका भी वर्ग और माइनस में आर स्क्वायर ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में वर्ग हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, 2ab कर दिया और बटे में इसकी क्या लिखा है पाई आर
और माइनस में आर स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, इसमें एक मान के एलसीएम आएगा कितना अपना, एलसीएम आएगा 5r। अच्छा, इसका भी वर्ग होगा क्योंकि इनका भी वर्ग लगा, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इनका भी वर्ग पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएंगे एलसीएम, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एलसीएम आ जाएंगे। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इसके बटे में तो है ही, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, माइनस इसमें आर स्क्वायर में इनका गुणा हो जाएगा, सो पाई स्क्वायर आर की पावर कितना हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कट जाएंगे प्लस माइनस के। ठीक है, ऐसा बन गया ये लासा लेने के बाद। तो v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और अंडर रूट में अपने पास बचा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो ये v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर है, अगर बाहर आएंगे तो ये केवल पाई आर बचेंगे बाहर आके। ठीक है, अंडर रूट में बचेगा अपना एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, v बराबर 1/3 और ये इंटू में आर बचा और अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो ये हो गया अपना v बराबर आर एकम r/3 और अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, एस इसमें से कॉमन भी ले लो बाहर, तो v बराबर r/3 अंडर रूट एस कॉमन ले लिया तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसका वर्ग से अंडर रूट हटाना, अंडर रूट हटाने के लिए हम कर देंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर इस पूरे का वर्ग हो जाएगा r/3 अंडर रूट s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और इसका हो जाएगा वर्ग। पूरे का वर्ग हो गया, तो इनका वर्ग हो गया, तो v स्क्वायर बराबर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 3 का वर्ग 9, लेकिन इनका वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा तो s और s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, वर्ग से अंडर रूट कट गया। तो अब ये बनेगा v स्क्वायर को हम मान लेंगे कि माना v स्क्वायर जो है वो है u, तो ये हो जाएगा u बराबर आर स्क्वायर बटे 9 और अंदर s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद u बराबर s, ये वाला ले लो बाहर s और r का कर दो अंदर गुणा इधर, तो ये हो जाएगा s आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर की पावर 4, दो तो है 4, s में गुणा हो गया, इस s में ये s आ गया बाहर, तो ये बचा ऐसा। ठीक है, ये बच गया। अब हम कर देंगे इसका अपकलन r के सापेक्ष, तो du/dr हो जाएगा s/9 तो है अचर राशि, r के सापेक्ष किया तो ये 2sr, ये s है तो आर स्क्वायर, s तो है अचर राशि उसका तो हुआ नहीं, लेकिन आर स्क्वायर का कितना हो गया 2r, सो 2sr माइनस 4 दूनी 8 पाई आर क्यू, ये बनेगा 8 पाई आर क्यू। तो ये du/dr बराबर 2r कॉमन ले लो, तो s/9 तो है ही, 2r आ जाएगा बाहर और सो 2r बाहर आ गया तो s बचा माइनस 2 चौको 8
पाई आर, आर बाहर आ गया तो आर स्क्वायर बचेगा, ये बचा। ठीक है, तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे उच्चतम या न्यूनतम के लिए, उच्चतम या न्यूनतम के लिए du/dr बराबर 0। ठीक है, तो इस पूरे के बराबर 0 आ जाएगा। 2sr/9 और कोष्टक में s माइनस 4πr² बराबर 0। ठीक है, ये 0 के बराबर हो गया, तो ये सब गुणा से वटे में पहुँच के सब 0 बन जाएंगे। 0 बन गए तो अपने पास केवल कितना बचा, अपने पास बच गया s माइनस 4πr² बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ये सब गुणा से बटे में पहुँच के 0 बन गया तो इसके बराबर 0 बचेगा, तो ये बच गया अपना 0। ठीक है, तो ये s बराबर हो जाएगा 4πr², s बराबर 4πr²। अब इसका हम कर देंगे पुनः अपकलन, पुनः r के सापेक्ष अपकलन। तो ds/dr बराबर 4 दूनी 8 पाई r, 4 दूनी 8 पाई r आ गया। ठीक है, इसका नहीं करना था, सॉरी। ये तो अपना बिंदु मिल गया, s का मान आ गया। पुनः अपकलन किसका करते हैं, जो पहली बार अपकलन हो गया था, इसमें हम करेंगे किसका अपकलन करेंगे, इसमें इसका 2s/9 इसका करेंगे अपकलन, ये जो है इसका करेंगे अपकलन इधर। ठीक है, इसको पुनः अपकलन करेंगे अगर हम, तो ये d2u/dr2 बन जाएगा और s/9 है, अचर राशि बाहर रहेगी। इसका r के सापेक्ष किया तो केवल 2s बचेगा, क्योंकि r का हो जाएगा 1, 2s माइनस इसका r के सापेक्ष किया तो 8 दिया 24 पाई r² बचेगा। दोबारा से इसका अपकलन कर दिया हमने, किसका, इस वाले का। ठीक है, अपकलन एक बार हो गया था, पुनः अपकलन कर दिया हमने, ये s का मान निकाल लिया इधर से एक बिंदु। ठीक है, इसका कर दिया दोबारा से, तो ये बन गया, तो ये d2u/dr2 बराबर ये अपना बन गया, s का मान इधर से रख दो, s का मान जो अपन ने निकाल लिया ये वाला 4πr² इधर रख देंगे s की जगह पे, 4πr²/9 और अंदर भी 2 × s का मान 4πr² और माइनस में ये 24 πr²। ठीक है, तो d2/dr2 बराबर 4πr²/9 और ये हो गया 4 दूनी 8 πr² माइनस 24 πr²। ठीक है, ये हो गया, 24 में से 8 घटा दो तो d2u/dr2 बराबर 4πr²/9 और ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 16 πr², यानी ये कुल मिलाकर बच गया अपना ऋणात्मक। दोबारा अपकलन किया, अपकलन करने के बाद ये बिंदु रखा तो अब ये ऋणात्मक आ गया। दोबारा अपकलन कब करते हैं, जब हमें उच्चतम या निम्नतम का पता लगाना हो, द्वितीय अपकलन विधि। ठीक है, तो ऋणात्मक आता है तो उच्चतम होता है और धनात्मक आता है द्वितीय अपकलन में तो निम्नतम होता है। तो ये चूंकि ऋणात्मक आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि d2u/dr2 ऋणात्मक आ गया, कैसा है, ऋणात्मक है। द्वितीय अपकलन में अगर ऋणात्मक है तो वो कैसा होता है, आयतन कैसा होगा इसका, महत्तम होगा। ठीक है, महत्तम यानी उच्चतम, महत्तम है, आयतन तो है इसका महत्तम। द्वितीय अपकलन विधि लगाई है। देखो प्रथम अपकलन से हमने क्या किया था, प्रथम अपकलन जब किया था ये इधर से यहाँ से, तो प्रथम अपकलन से हमने एक बिंदु निकाला ये। अब
ये बिंदु अगर हम इसमें रख के देखते हैं, ये बिंदु इसमें रखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा प्लस का बच रहा कि माइनस का, क्योंकि पृथक अवकलन में बिंदु रखने के बाद पता लगता है। तो हमने क्या किया, दोबारा अवकलन किया इसका, और अब दोबारा अवकलन में ये बिंदु रख दिया। ठीक है, ये अंतराल चेक करना पड़ता है इसका। ये एस का अंतराल कैसे बनाओगे, संख्या रेखा पे प्लस का है कि माइनस का बच रहा, तो वो तो बन नहीं सकता है, इसलिए द्वितीय अवकलन में ये एस बिंदु रख दिया। और बिंदु रखने के बाद अगर ये ऋणात्मक आया तो उच्चतम है, और धनात्मक आता है तो निम्नतम होता है, उल्टा चलता है इसमें। ठीक है, तो आयतन तो है इसका महत्तम। अब हमें जो सिद्ध करना था उसको और देख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम शुरू में निकाल चुके हैं इधर ये एस का मान। ठीक है, चूंकि एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में कितना है, पाई आर बराबर है अपना एल। ठीक है, ये है, तो ये अपना बन गया। एस का मान हम इधर से रख लेंगे जो अभी निकाला था। एस का मान क्या निकाला था, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई आर बराबर एल। ये एस का मान ये निकाला था इधर। ठीक है, इसको हमने इधर रख दिया, इधर एस की जगह पे। तो ये बचा 3 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर एल। पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, तो 3r बराबर क्या आ गया, एल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि r और ये कैंची गुणा करेंगे तो r और ये बटे में आ जाएगा l बराबर, ऊपर बचा 1 और ये 3 गुणा से पहुंच जाएगा बटे में, ऐसा आ गया। तो r बटे l का मान आ गया 1/3। ठीक है, तो r यानी त्रिज्या, शंकु ये बना हुआ था अपना, ये है। r का मान आ गया 1 और l आ गया कितना, 3। ठीक है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन अल्फा बराबर, तो साइन अल्फा बराबर लंब कितना है इस त्रिभुज में। ठीक है, तो लंब जो होगा वो कोण के सामने वाली भुजा होती है। तो ये है कोण, कोण के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, यानी त्रिज्या होगी लंब, और ये आधार और ये कर्ण। तो लंब हो गया अपना r बटे कर्ण कितना है, कर्ण तो अपना l ही है। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर r आ गया 1 और l आ गया कितना, 3, 1/3। तो l बराबर साइन इधर से जाके साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें सिद्ध करना था कि अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। तो ये अपना सिद्ध भी हो गया, सिद्ध है। ठीक है, और ये भी पता लगा लिया था कि महत्तम आयतन है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो ये जितने प्रश्न हमने बताए हैं सभी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और आप लोगों को इन प्रश्न के अलावा भी NCERT के सभी प्रश्न करना है। ठीक है, इनको तो करना है, लेकिन NCERT के सभी प्रश्न और करना है। ठीक है, उनको जरूर कर लेना है, और इनको भी, क्योंकि बुक से भी प्रश्न आ सकते हैं और इससे भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट दोनों हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7 का 1 शॉट करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है।